नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी विद्यार्थी चैनल पर। मैं द्वितीय सेमेस्टर के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें पहला रखा गया है प्लेटो का काव्य सिद्धांत। आगामी परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य चीज़ें दी गई हैं ये उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। प्लेटो के काव्य सिद्धांत पर चर्चा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में। प्लेटो का जन्म यूनान की राजधानी एथेंस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनका कालखंड 427 बीसी से 347 बीसी माना जाता है, अर्थात इनका कालखंड जब इनका समय था तो 427 ईसा पूर्व से 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। प्लेटो ग्रीक विचारक और दार्शनिक सुकरात का शिष्य था। प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। प्लेटो का परिवार राजनीति से संबंधित रहा था। प्लेटो भी राजनीति में भाग लेने का इच्छुक था। उसने प्रयत्न भी किया, किंतु अध्ययनशील होने के कारण वह ऐसा ना कर सका। प्लेटो का जो परिवार था वह पहले से ही राजनीति में पूरी तरीके से व्याप्त था, राजनीति से संबंधित था, और प्लेटो की भी इच्छा थी कि वह भी राजनीति में उतरे, लेकिन प्लेटो अध्ययनशील था, मेधावी था, तो इसलिए वह राजनीति में ना जा सका। और 327 ईसा पूर्व में उसने एक विद्यापीठ की स्थापना की, जिसका निदेशक वह स्वयं था। अब राजनीति से हटकर उसने एक विद्यापीठ की स्थापना की और उसका निदेशक स्वयं बना, और यह 327 ईसा पूर्व में उसने किया। इसमें दर्शन शास्त्र, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, न्याय एवं विधि विषयों को पढ़ाया जाता था। इनके जो प्रमुख विषय थे वो दर्शन शास्त्र था, गणित था, प्राकृतिक विज्ञान थे, न्याय और विधि विषय इस विद्यापीठ में पढ़ाए जाते थे, जिसकी स्थापना प्लेटो ने 327 बीसी में कराई थी और निदेशक वह स्वयं था। ठीक है। प्लेटो ऐसा विचारक और चिंतक माना जाता है जिसका ज्ञान की अनेक शाखाओं पर अधिकार था। उसे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का आदि प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का आदि प्रवर्तक प्लेटो माने जाते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र का तो वह जन्मदाता ही माना जाता है। वास्तव में तो वह दार्शनिक था। साहित्यिक विषय उसके विचार पाया अनुसांगिक ही हैं। वास्तव में कहा जाता है कि प्लेटो दार्शनिक था, बाकी साहित्य विषयक विचार उसके मात्र अनुसांगिक मात्र हैं। ये विचार उसके भाषणों के रूप में मिलते हैं, जिनकी संख्या 30 मानी जाती है, और ये साहित्य संबंधी जो उसके विचार मिलते हैं वह उसके भाषण में मिलते हैं। जब वो स्पीच देता था, भाषण देता था, तो अपने उसकी साहित्य विचारों की झलक उसमें दिखाई पड़ती थी, और इन भाषणों की संख्या तकरीबन 30 मानी गई है। राजनीति, दर्शन, शिक्षा, गणित, नीतिशास्त्र आदि के विचार भी हैं जो उसके काव्य भाषणों में मिलते हैं। बात करते हैं प्लेटो के काव्य सिद्धांत की। प्लेटो आदर्शवादी समाज सुधारक था। कैसा था? आदर्शवादी। प्लेटो आदर्शवादी समाज सुधारक था, जिसके मन में समाज कल्याण की भावना निहित थी। अतः उसका चिंतन समष्टि कल्याण पर ही आधारित है। परिणाम स्वरूप वह काव्य को समाज हित विरोधी मानता है, और उसने अपने मत को सतर्क प्रस्तुत किया है। तो प्लेटो अपने काव्य सिद्धांत में कहता है, प्लेटो जो था वह एक आदर्शवादी विचारक था, आदर्शवादी दार्शनिक था। तो उसका जो पूरा ध्यान, पूरा चिंतन इसमें लगा रहता था कि किस तरह समाज का हित किया जाए, किस तरह लोक कल्याण की भावना जागृत रखी जाए। और इसी के संदर्भ में वह मानता है कि जो काव्य है, काव्य लिखना सबसे घटिया काम है। वह यह तो मानता है कि लोक कल्याण करना है, लेकिन लोक कल्याण का जरिया काव्य है, ये गलत है। उसके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से काव्य करना एक निरर्थक काम है, एक घटिया काम है। आगे काव्य प्रेरणा में क्या लिखा जाता है प्लेटो की? प्लेटो आदर्शवादी समाज सुधारक था, जिसके मन में समाज कल्याण की काव्य प्रेरणा पढ़ रहे थे इसकी। प्लेटो काव्य को अंतः प्रेरणा की देन या स्वतः प्रसूत भावोद्गार मानता था। प्लेटो जो है वो काव्य अर्थात साहित्य को, काव्य को यह मानते थे कि यह अंतः प्रेरणा की देन है और यह स्वतः प्रसूत भावोद्गार हो जाती है। और प्लेटो की धारणा थी कि कोई कवि काव्य रचना में गंभीर चिंतन मनन के उपरांत प्रवृत्त नहीं होता, और वह मानता था कि कोई जो कवि होते हैं वह खूब ढेर सारा चिंतन मनन करके कोई रचना में प्रवृत्त नहीं होता था, प्रवीण नहीं होता था, अपितु उसे उसकी अंतः प्रेरणा से ही प्रेरित करती है। जबकि यह कहता था कि जिसको काव्य रचना करनी होती है
वो कोई चिंतन मनन, ढेर सारा चिंतन मनन उस पर व्यर्थ नहीं करता, उसकी अंतः प्रेरणा ही उससे काव्य करने के लिए बाधित करती है, या अंतः प्रेरणा ही उससे काव्य लिखवाती है। यह अंतः प्रेरणा सत्य विरहित होने के कारण समाजोपयोगी नहीं हो सकती। और उसी के साथ कहते हैं कि काव्य अंतः प्रेरणा के कारण रचना तो कर देता है, लेकिन इसमें अंतः प्रेरणा, जो अंतः प्रेरणा होती है वह इंसान के मानव के स्वयं के भाव से होती है। अब स्वयं के भाव में मानव कुछ भी लिखेगा जो कि साहित्य, जो कि समाज के लिए सदुपयोगी नहीं है, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो का मानना है कि जो भी साहित्य लिखा जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है। आगे क्या कहते हैं प्लेटो? प्लेटो के विचारों पर तत्कालीन वातावरण का भी प्रभाव या उसकी मान्यता थी कि आदर्श गणतंत्र में कवि के लिए राजनयिकों की प्रशंसा करना अनिवार्य होता है और प्रशंसात्मक काव्य सत्य तथा तर्क से समाजोन्मुखी नहीं हो सका। और आगे इस काव्य को निरर्थक बताते हुए वह और भी एक बात कहते हैं कि काव्य क्यों निरर्थक है। जब 447 से 327 ईसा पूर्व का समय था, प्लेटो का समय था, तो प्लेटो ने यहाँ देखा कि जो भी काव्य रचना हो रही है, जो भी साहित्य रचना हो रही है, वो महज राजा की प्रशंसा करने के लिए हो रही है, राजा की प्रशंसा करने के लिए हो रही है, जिसके कारण जो सत्य है, सत्य रहित है काव्य, जिसमें सत्य नहीं निहित है, सत्य का कोई अंश भी नहीं दिखता है। तो इसलिए वो प्लेटो कहता है कि काव्य लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह सत्य से विहीन है, उसमें सत्य नहीं है। जो सत्य होना चाहिए, जो सत्य लिखना चाहिए काव्य में, वह सत्य उसमें निहित नहीं है, इसलिए काव्य का कोई अर्थ नहीं है और काव्य करना निरर्थक है, और इसे जो काव्य करता है वह घटिया है, ऐसा प्लेटो का मानना है। ऐसा प्लेटो अपने काव्य सिद्धांत में कहता है। आगे अभिव्यक्ति और सत्य के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या कहता है? वह यह तो मानता था कि कवि की गंभीर अभिव्यक्ति जब किसी सत्य का उद्घाटन करती है, और जब कवि कर्म तर्क की कसौटी पर कसकर किया जाता है, तो सत्य की अभिव्यक्ति होना स्वाभाविक है। क्या कहता है कि वह यह तो मानता है जब कवि की गंभीर अभिव्यक्ति जब किसी सत्य का उद्घाटन करती है, जब कवि की अंतर प्रेरणा से कोई अभिव्यक्ति एक सत्य का उद्घाटन करती है, तब कवि कर्म तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरता है, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता कि कवि सत्य लिख जाए। दर्शन सत्य ही अभिव्यक्ति है, और प्लेटो मानता है कि काव्य सत्य नहीं है, जो सत्य है वह है दर्शन। दर्शन सत्य ही अभिव्यक्ति है, और जो अभिव्यक्ति सत्य है वह दर्शन ही है, क्योंकि उसका आधार तर्क और पर्यालोचन है, जबकि काव्य भावात्मक मनोवेगों पर आधारित होता है। आगे कहता है कवि प्लेटो क्या कहता है कि जो काव्य होता है वह महज तर्क का पर्यावलोचन होता है, क्योंकि जो वो दर्शन होता है आधारभूत होता है, उसका तर्क होता है जिसे साबित किया जा सकता है, लेकिन काव्य जो होता है, काव्य भावात्मक मनोवेगों पर आधारित होता है, अर्थात जो भाव मानव के हृदय में होते हैं वही उमड़कर लेखन की दृष्टि से काव्य होते हैं। प्लेटो का मानना है कि दर्शन सही है किंतु काव्य गलत है, अतः कविता दर्शन महत्वपूर्ण न होने के कारण राष्ट्र की दृढ़ता और उन्नति के लिए महत्वहीन है। अतः उसके बाद क्या कहता है कि जो काव्य दर्शन है, दर्शन को वो सत्य मानता है, लेकिन जो काव्य है, काव्य कहता है कि महत्वपूर्ण होने के साथ कारण राष्ट्र की दृढ़ता और उन्नति के लिए महत्वहीन है, अर्थात इस काव्य से राष्ट्र की दृढ़ता में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, और राष्ट्र के लिए इसका महत्व निरर्थक है, कुछ नहीं है। वह दार्शनिक सत्य का प्रबल समर्थक था। जो प्लेटो था वह काव्य से परे हटकर दार्शनिक सत्य का प्रबल समर्थक था। उसका सारा सम्मान सत्य के लिए था, किसी अन्य के लिए नहीं। वह अगर सम्मान देता था तो सिर्फ और सिर्फ सत्य पर, अन्य किसी के लिए नहीं। वह होमर के प्रति श्रद्धा रखता था, पर उस सत्य उससे भी बड़ा है। वह होमर के जिसके प्रति श्रद्धेय था वो था होमर, पर सत्य उससे भी बड़ा है। उसके संदर्भ में क्या लिखा है कि सत्य की कीमत पर किसी का सम्मान करना असंगत होगा। सत्य की कीमत पर किसी का सम्मान करना असंगत होगा। जिस लाइन में आगे क्या लिखता है, इट वुड बी रॉन्ग टू ऑनर अ मैन एट द एक्सपेंडेड ट्रूथ। आगे क्या कहता है, सत्य का पक्षधर होने के कारण वह बौद्धिक आनंद का पक्षधर था। सत्य का पक्षधर प्लेटो जो था वह सत्य का पक्षधर था, और सत्य का पक्षधर होने के साथ साथ ही वह बौद्धिक आनंद का भी पक्षधर था, बौद्धिक आनंद के पक्ष में था, इंद्रिय आनंद का नहीं। बौद्धिक आनंद का पक्षधर था, लेकिन किंतु जो इंद्रिय आनंद है, मानव की इंद्रिय आनंद है, उसका पक्षधर नहीं था। वह उससे अपने आप को परे रखता है।
काव्य जिसका संबंध बौद्धिक आनंद के बजाय इंद्रिक आनंद से है उसे रुचिकर नहीं था, और इसीलिए प्लेटो को वह काव्य बिल्कुल पसंद नहीं था जो इंद्रिय आनंद से संबंधित था। प्लेटो सत्य का मार्ग अपनाता था, इसलिए उसे बौद्धिक आनंद पसंद था और वह बौद्धिक आनंद की ही प्रशंसा करता था, ना कि इंद्रिक आनंद से। इंद्रिक आनंद से प्लेटो हमेशा दूरी रखना चाहता था। वह काव्य के आनंद को इस कारण भी अस्वीकार करता था क्योंकि वह सत्य को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, और वह जो काव्य के आनंद को इसलिए परे रखता था क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी काव्य में सत्य नहीं लिखा गया था। उसके पीरियड में काव्य लिखना निरर्थक था, इसलिए वह काव्य से दूरी बनाना चाहता था और दूर ही रहता था। आगे क्या लिखता है, वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ हर चार्म बट वी मे नॉट ऑन दैट अकाउंट हेट द ट्रूथ। हम काव्य के आकर्षण के प्रति सचेत हैं, पर आकर्षण के कारण सत्य को नहीं नकार सकते। उसकी अपनी धारणा थी कि कविता हल्के मनोरंजन के द्वारा मनोभावों को उभारती है। ये मनोरंजन निरुद्देश जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के दो धर्म होते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटो बताता है कि मनुष्य के दो धर्म होते हैं जिनमें विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उसे सत्य की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए, पहला ये बताता है। और दूसरा कहता है समाज के सदस्य के रूप में उसे सदाचारी होना चाहिए, कि समाज के सदस्य के रूप में हमेशा उसे सदाचारी होना चाहिए, सब ऐसा सोचना चाहिए कि सबका कल्याण हो। वह उसे सत्य मानता था जो समाज व व्यक्ति के नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को बल प्रदान करे। प्लेटो के हिसाब से सत्य वह है जो समाज को लोक कल्याण की भावना की ओर ले जाए, उसे ही प्लेटो सत्य मानता था। उसकी यह स्पष्ट धारणा थी कि जो काव्य इस कसौटी में खरा उतरे वही सत्य काव्य है। और सत्य काव्य के संदर्भ में चर्चा करते हुए प्लेटो कहता है कि क्या है सत्य सत्य काव्य क्या है? तो सत्य काव्य के संदर्भ में प्लेटो कहता है कि जो काव्य मानव हित में हो, समाज कल्याण में हो, अर्थात जिसमें सत्य निहित हो, वही काव्य सत्य है, अर्थात बाकी सारे काव्य असत्य हैं, बाकी सब निरर्थक हैं। प्लेटो के अनुसार सामान्य आदर्श ही सत्य है। जो काव्य उस सत्य का निर्वाह न कर सके, जिससे समाज के जीवन को नैतिक और आध्यात्मिक बल न मिले, वह असत्य और अग्राह्य है। आगे दार्शनिक प्लेटो कहता है कि जो काव्य लोक कल्याण मंगल की भावना न व्याप्त कर सके, जो समाज हित में न हो, जिससे लोगों का हित न हो सके, वह काव्य असत्य है, अग्राह्य है, अर्थात त्याज्य योग है, ग्राह्य योग नहीं। उसे त्याग देना चाहिए, कभी अपनाना नहीं चाहिए, ऐसा प्लेटो काव्य के संदर्भ में कहता है। सत्य के बारे में उसने कहा कि ईश्वर एकमात्र सत्य है। सत्य के संदर्भ में प्लेटो कहता है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। ईश्वर सामान्य आदर्श का कर्ता है, अतः सामान्य आदर्श ही सत्य है और सामान्य सत्य ही वास्तविक सत्य है। अतएव काव्य में विशिष्ट सत्य का अंकन न होकर सामान्य सत्य का अंकन होना चाहिए। आगे काव्य के संदर्भ में फिर प्रस्तुत लिखते हुए कहते हैं कि जो काव्य है उसमें किसी विशिष्ट वस्तुओं का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए, जबकि सामान्य वस्तुओं का, व्यक्तियों का, राजाओं का, जो सामान्यतः जो चीज़ें हैं उनका उल्लेख किया जाना चाहिए, जिससे उसमें सत्य निहित हो, ना कि वह काव्य सत्य रहित हो। इसलिए वह कहता है कि विशिष्ट चीज़ों से हटकर काव्य में सामान्य चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है। आगे अतः यह धारणा थी कि वह काव्य का विरोधी या कलावाद का समर्थक था। दोनों ही अतिवाद हैं। वह समाजोन्मुख व्यवहारिक सत्य से मुक्त काव्य का समर्थक था। इसी कारण वह काव्य को सत्य से दूर मानता था। प्लेटो की मान्यता अनुसार कवि उद्भावना के लिए नहीं लिखता, बल्कि अपने आप को लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध बनाने के लिए लिखता है। वह सत्य का ज्ञाता होने का दावा नहीं कर सकता, वह सत्य से तिगुनी दूरी पर रहता है। कवि यहाँ पर लेखक के बारे में क्या कहता है? लेखक के बारे में कहता है कि जो लेखक लिखता है, जो लेखक काव्य लिखता है, वह किसी सत्य के लिए नहीं लिखता, वह कोई अपनी उद्भावना नहीं लिखता जो उसके अंदर से, वह तो सिर्फ प्रशंसा के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए अपनी लेखन शैली प्रयोग करता है, लिखता है, सिर्फ समाज में प्रशंसा और प्रसिद्धि के लिए। और साथ में ये कहता है जो कवि होता है वो कोई सत्य का ज्ञाता नहीं होता, और ना ही वह कोई दावा कर सकता है कि मैं सत्य का ज्ञाता हूँ। वह जो काव्य लिखता है वह सत्य से तिगुनी दूरी पर रहता है। काव्य लिखने वाला सत्य से तिगुनी दूरी पर रहता है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। मूल सत्य एक है। आगे क्या कहते हैं
प्लेटो कि मूल सत्य एक है, अखंड है एवं उसका कर्ता ईश्वर है। मूल खंड जो है, मूल सत्य जो है वो एक है और अखंड है, उसके कोई खंड नहीं किया जा सकते और उसका कर्ता जो है वह ईश्वर है। यह वस्तु जगत इस परम सत्य का अंग नहीं, अनुकरण है। और तीसरी बात क्या कहता है, कलाकार इस अनुकरण का भी अनुकरण करता है। आगे क्या कहता है प्लेटो कि यह वस्तु जगत इस परम सत्य का अंग नहीं, कि यह जो वस्तु जगत है वह परम सत्य नहीं है, वह अनुकरण मात्र है। अनुकरण को आप समझ सकते हैं फोटोकॉपी, ठीक है। अनुकरण को आप समझ सकते हैं फोटोकॉपी की, जैसे यह सत्य नहीं, यह महज एक छाया प्रति है या महज एक अनुकरण है। और अनुकरण का अनुकरण करता है कवि, अर्थात जो चीज पहले से ही विद्यमान है उसे फिर से ही अपने ढंग में बस विद्यमान करता है कवि, और उसका अनुकरण करता है और कुछ नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार प्लेटो यह बताता है, प्लेटो यह मानता है कि कवि जिस वस्तु का अनुकरण करता है उसकी प्रकृति से परिचित नहीं होता है। प्लेटो यह कहता है कि कवि जिसका अनुकरण करता है उसकी जो प्रकृति है, प्रकृति आंतरिक प्रकृति जो है उससे वह परिचित नहीं होता है। उसका अनुकरण अज्ञान जन्य होने के कारण असत्य होता है, और शायद इसीलिए कवि कहता है, प्लेटो कहता है कि उसे जब प्रकृति का अंतः ज्ञान नहीं है, वह महज अनुकरण से वह काव्य लेखन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वह कहीं ना कहीं जो परम सत्य है उस सत्य से दूर है, इसलिए वह असत्य है। उसने अंत में परामर्श दिया कि वे शिक्षित जन कविता के संबंध में वाद विवाद से ही संतुष्ट न हो जाएं, बल्कि सत्य की खोज करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक साहस से काम ले। आगे कवियों को सचेत करते हुए प्लेटो कहता है कि बस प्रकृति का अनुकरण लिख देने से कोई महान कवि नहीं हो जाता, जबकि उस एक कवि का महत्वपूर्ण कवि का दायित्व है कि वह उसके संदर्भ में जो वह लिख रहा है उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करे और अधिक से अधिक सत्य खोजने का प्रयास करे। प्लेटो स्वयं आदर्शवादी समाज सुधारक था। उसने काव्य विषयक आदर्शवाद तथा वर्णन, उसके काव्य विषयक आदर्शवाद का वर्णन सर्वत्र मिलता है। वह आदर्शवाद का प्रबल पक्षधर था। आगे कवि प्लेटो के बारे में आनंद मनोरंजन का विरोधी, जो प्लेटो था वह आनंद मनोरंजन का विरोधी था। जानिए कैसे। उसका मत था कि कवि यश और कीर्ति चाहता है। जैसा कि अभी पहले हम लोग पढ़ चुके कि कवि जब काव्य लिखता है तो सिर्फ अपनी प्रशंसा और प्रसिद्धि के लिए। वैसा ही कहते हैं कि उसका मत था कि कवि यश और कीर्ति चाहता है, उस हेतु पाठकों एवं श्रोताओं की वासनाओं को उत्तेजित करता है और इसी प्रशंसा, इसी कीर्ति, इसी यश के लिए जो पाठक हैं, जो काव्य पढ़ते हैं, जो श्रोता हैं, जो काव्य सुनते हैं, उनकी वासनाओं को उत्तेजित करता है। जो उनकी वासनाएं हैं, कवि अपने काव्य के द्वारा उनकी वासनाओं को उत्तेजित कर देता है। अतः कवि विवेकपूर्ण आत्मा की तुष्टि के लिए नहीं लिखता, और कहते हैं कि कवि जो सिर्फ है वो सिर्फ और सिर्फ श्रोता या पाठक की मनोभावना, वासनाओं को उत्तेजित करने के लिए लिखता है, ना कि किसी के विवेक और सामर्थ्य को, विवेक और आत्मा के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए लिखता है। ऐसा कहते हैं कि जो कवि लिखता है वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखता है या वासनाओं को उत्तेजित करने के लिए लिखता है, जबकि उसका परम सत्य होना चाहिए कि वह लिखे विवेकपूर्ण, आत्मा के विवेकपूर्ण के लिए वह कवि काव्य की रचना करना चाहिए, जबकि कवि ऐसा नहीं करता है। ऐसा प्लेटो कहते हैं। उसकी मान्यता है, प्लेटो की मान्यता है, पोएट्री फीड्स द वाटर्स एंड पैशंस इंस्टेड ऑफ ड्राइंग देम अप। काव्य भावनाओं एवं वासनाओं को जागृत करता है। प्लेटो के हिसाब से कि जो काव्य लिखा जाता है वह श्रोता या पाठक की वासनाओं को जागृत करता है, बजाय उसको सुखाने का, बजाय उसके मतलब उसे दबाता नहीं है, उसे और जागृत करता है, उसे और उद्भाव करता है। अतः काव्यानंद या मनोरंजन को अस्वीकार नहीं करता और काव्य में आनंद को प्रमुख तत्व नहीं मानता। या फिर इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि यह काव्य में आनंद प्रमुख तत्व नहीं होना चाहिए, काव्य में आनंद नहीं होना चाहिए। यह पाठक या श्रोता की वासनाओं को जागृत करता है, उन्हें उद्भाव करता है। आगे प्लेटो नैतिक मान्यताओं के विपरीत क्या लिखता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। आगे चर्चा, नैतिक मान्यताओं के विपरीत प्लेटो का क्या मत है, प्लेटो क्या मानता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। वह काव्य को नैतिक मान्यताओं का विरोधी मानता है। प्लेटो जो है वह कहता है यह काव्य जो है वह नैतिक मान्यताओं के विरोधी है। उसका मत है कि काव्य में कभी कभी सदाचार पर दुराचार की विजय भी दिखाई देती है, और वह इसलिए इसे नैतिक मान्यताओं का विरोधी मानता है। काव्य को इसलिए नैतिक मान्यताओं का विरोधी मानता है क्योंकि वह कहता है कि काव्य में कभी कभी
सदैव तो सदैव की बात नहीं, लेकिन वह कहता है कभी कभी सदाचार पर दुराचार की विजय भी दिखाई देती है, अर्थात सत्य पर असत्य की विजय दिखाई देती है। बिना यह चिंता किए कि पाठकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसने नैतिक पक्ष का समर्थन करते हुए उन काव्यों का भी विरोध किया, ठीक है, जिनमें देवताओं और नायकों का अनुचित रूप से चित्रित हुआ है। और या फिर यह बिल्कुल नहीं सोचते हुए प्लेटो ने कि उस पर जो उसके अनुयायी हैं या पाठक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में कोई सोच विचार न करते हुए इसने बीच में उन काव्यकारों को भी कहीं ना कहीं अवहेलना दी जो अनुचित रूप से देवी देवताओं का वर्णन करते हैं अपने काव्य में। और उसी प्लेटो की मान्यता है कि जब देवता और नायक अत्यधिक अत्याचारी अनैतिक दिखाए जाएंगे तो सामान्य जनता पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या उसका प्रश्न है कि यदि देवताओं को और नायकों को एक अत्याचार के एक विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, यहाँ पे विलेन ठीक रहेगा। वह प्लेटो का कहना है कि यदि देवता और जो मुख्य नायक है वह विलन के रूप में अगर काव्य में दिखाई पड़ेगा तो फिर तो काव्य किसी तरीके से समोजोपयोगी नहीं हो सकता, अर्थात एक गलत भावना पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न करेगा जिसमें नायक ही गलत हो, नायक ही चरित्रहीन हो, उसका चरित्रार्थ ठीक ना हो तो कैसे वह सत्य हो सकता है। अर्थात इसीलिए प्लेटो काव्य को त्याज्य मानते हैं और काव्य करने वाले को भी। इसलिए वह कहते हैं कि काव्य नहीं पढ़ना चाहिए, काव्य नहीं करना चाहिए, काव्य नहीं लिखना चाहिए। जो काव्य लिखता है वो महाघटिया इंसान होता है, क्योंकि काव्य में कभी कभी नैतिक की जगह अनैतिक की जीत दिखाई जाती है, सदाचार पर दुराचार की विजय दिखाई दी जाती है, सत्य पर असत्य की विजय दिखाई दी जाती है, और कहीं कहीं पर देवी देवताओं नायक का फालतू में चित्रण किया जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। कहीं कहीं देवी देवताओं और नायकों को विलेन के रूप में दिखाया जाता है, जिससे जो पाठक है या श्रोता है उसके मानो हृदय पर गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसा काव्य समाज एवं राष्ट्र दोनों के लिए घातक है, और जिसमें ऐसा दिखाया जाता है जिस काव्य में देवी देवताओं एवं नायक को चरित्रहीन रूप में अर्थात विलन के रूप में दिखाया जाता है, वह समाज और राष्ट्र समस्त जीव के लिए घातक है। इस आधार पर उसने काव्य को आदर्श राष्ट्र के लिए हानिकारक माना है। और इस अंततः यह कहते हैं कि जो काव्य ऐसे काव्य प्रस्तुत जिनमें कहीं ना कहीं नायक एवं देवी देवताओं को विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह काव्य एक आदर्शवादी राज्य अर्थात जो अच्छा राज्य है उस राज्य में यह काव्य बिल्कुल ही घटिया है, बिल्कुल ही त्याज्य है। वह राज्य कभी ऐसे काव्य को अपनाएगा नहीं, कभी ऐसे काव्य को ग्राह्य करने योग्य नहीं है। आगे श्रेष्ठ काव्य के गुण। आगे जो ये तो थी कि क्या गलतियां हैं काव्य में, कि क्या गलतियां थी उसके बारे में चर्चा हमने की। अब आगे प्लेटो बताते हैं श्रेष्ठ काव्य क्या है। श्रेष्ठ काव्य, अगर काव्य, पहली बात तो वो काव्य को त्याज्य मानता है, और दूसरी बात ये कहता है यदि काव्य हो भी रहा है तो उसमें क्या श्रेष्ठ होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे कह सकते हैं कि हाँ यह श्रेष्ठ काव्य है। उसके संदर्भ में प्लेटो अपने मत रखते हुए लिखता है कि सबसे पहले सरलता पर बात करता है प्लेटो कहता है सरलता को वह काव्य का प्रमुख गुण मानता था। ठीक, प्लेटो जो है काव्य में प्रमुख गुण सरलता को मानता था। उसकी धारणा थी कि जो काव्य सरलता से समझ में ना आ सके वह महत्वहीन है। इसलिए वह कहता है कि काव्य में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे पहले है सरलता, कि काव्य को पढ़ने में सरलता होनी चाहिए। अब जब काव्य सरल ही नहीं होगा तो उसका पढ़ना कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह काव्य में प्रमुख गुण, सर्वप्रथम गुण यह मानता है कि काव्य जब लिखा जाना चाहिए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है सरलता। उस काव्य में सरलता जरूर होनी चाहिए जिससे पाठक या श्रोता जैसे ही सुने या पाठक जैसे ही पढ़े उसे तत्काल समझ में आ जाना चाहिए कि कवि कहना क्या चाहता है। उसकी धारणा थी कि जो काव्य सरलता से समझ में ना आ सके वह महत्वहीन है। इसी से वह काव्य में व्यंजना की अपेक्षा अभिधा को अधिक श्रेष्ठ स्वीकार करता है, और इसी संदर्भ में वह व्यंजना से परे अभिधा को अत्यधिक श्रेष्ठ स्वीकार करता है, क्योंकि साधारण जन व्यंजना का वास्तविक अर्थ ना समझकर अर्थ का अनर्थ कर बैठता है, और व्यंजना की जगह अभिधा को अधिक
श्रेष्ठ स्वीकार करने का उसका कारण क्या है? क्योंकि जो साधारण जन है अर्थात जो साधारण पाठक है वह व्यंजना जो होती है उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाता है। अब वास्तविक अर्थ अगर कभी पाठक ना समझ पाए तो जाहिर सी बात है रचना का महत्व कहीं और, रचना का तात्पर्य किसी और वस्तु से होगा, किसी और चीज़ से होगा और वह किसी और चीज़ में उसका अर्थ निकालेगा, अर्थात उस काव्य की रचना का अर्थ कुछ और निकलना चाहिए। और जो साधारण जन है वह व्यंजना को ना समझ सकेगा तो जो उसे उत्तर निकालना चाहिए, जो उसका अर्थ निकालना चाहिए, वह अर्थ गलत निकाल बैठेगा। इसलिए प्लेटो लास्ट में कहते हैं जब व्यंजना ना समझ में आएगी, एक पाठक साधारण जन के समझ में जब एक व्यंजना ना समझ में आएगी तो वह अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा। ठीक है, आगे सरलता से भी न्याय के पालन का पक्षधर था। ठीक है, सरलता से भी वह न्याय के पालन का पक्षधर था। उसका मानना था कि न्याय होना चाहिए सरलता में भी। आगे क्या कहता है इन दिस इंग्लिश लाइन, नथिंग मस्ट बी टॉलरेटेड विच डज नॉट एक्सप्रेस टू द सर्वाइजन इमेज ऑफ जस्टिस। कोई मतलब नहीं, आगे पढ़ते हैं। आगे पहली बात हो गई श्रेष्ठ काव्य के गुण में सरलता होनी चाहिए। अब दूसरी जो मुख्य बात कहता है कि श्रेष्ठ काव्य में क्या होना चाहिए, तो श्रेष्ठ काव्य में वह कहता है कि श्रेष्ठ काव्य में होना चाहिए विषय। ठीक है, दूसरे पर चर्चा करता है विषय के बारे में। तो क्या कहता है, वह श्रेष्ठ काव्य के विषय को धार्मिक या नैतिक मानता है। जो श्रेष्ठ काव्य का विषय होना चाहिए वह धार्मिक हो या नैतिक हो, ऐसा प्लेटो का मानना है। ठीक है, उसमें राष्ट्र नायकों, वीरों एवं देवताओं के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन अपेक्षित है। उसने साहित्य के दो भेद किए, सद साहित्य और असद साहित्य। ठीक है, और कहता है वीरों और देवताओं के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन करना चाहिए, जिसमें साहित्य सददेव स्तुति उदात्त श्रेष्ठ भावों का वर्णन हो, वह सद साहित्य है। आगे क्या कहता है उसने, आगे वह साहित्य के दो भेद करता है, जिसमें सद साहित्य है और असद साहित्य है। सत्य साहित्य में क्या कहता है कि देव स्तुति अर्थात प्रभु की, ईश्वर की स्तुति, उनकी वंदना, उदात्त श्रेष्ठ भावों का वर्णन हो, उदात्त भाव से उनका वर्णन हो, तो वह सद साहित्य है। और उसे सद साहित्य ही स्वीकार है, जिसमें प्रभु की वंदना हो, अन्य प्रभु की स्तुति हो, उसे सद साहित्य ही पसंद है प्लेटो को। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, सद साहित्य वह है जो काल्पनिक असत्य कथाओं से भरा, ये असद है सॉरी, असद साहित्य वह है जो काल्पनिक असत्य कथाओं से भरा हो, पर यदि काल्पनिक साहित्य भी श्रेष्ठ सत्य की प्रतिष्ठा करने में सामर्थ हो तो वह सद साहित्य की श्रेणी में स्वीकार करा जा सकता है। लाइन में थोड़ी मिस्टेक। आगे कल्पना का विरोधी पढ़ते हैं। तीसरी मुख्य बातें विषय के बारे में बात करें फिर से, तो विषय के बारे में प्लेटो का मानना है कि विषय जो होना चाहिए वह धार्मिक या नैतिक होना चाहिए, और उसी के पक्ष में वह साहित्य के दो भेद करता है, एक सद साहित्य और दूसरा असद साहित्य। सद साहित्य क्या है, सद साहित्य पे मुख्य रूप से चर्चा कर ली जाए, क्योंकि सद साहित्य को वह अपना प्रिय मानता है, सत साहित्य को ही वह सही मानता है, सत्य मानता है। सत साहित्य में ईश्वर की वंदना, प्रभु की स्तुति आदि, उनके उदात्त भाव से उनका वर्णन किया जाना चाहिए, वही वह सद साहित्य मानता है। आगे जो प्रमुख रूप से तीसरा काव्य का गुण मानता है उसे क्या है, वह है कल्पना का विरोधी। वह दार्शनिक था, अतः उसका संबंध नित्य तर्क से था। प्लेटो जो था वह एक दार्शनिक था, इसलिए उसका जो संबंध था वो नित्य तर्क से था, नित्य सत्य से था। कल्पना, फैंटेसी उसे रुचिकर नहीं थी, और जिस काव्य में कल्पना हो उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं था, वह काव्य उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उस साहित्य को कभी उत्तम मानता ही नहीं था जिसमें काल्पनिक बिंबों की सृष्टि द्वारा भाव तुष्टि होती है और आत्मा परिष्करण में बाधक होते हैं। तो क्या कहते हैं कि वह काव्य जिसमें परिकल्पना से बिंबों को बिल्कुल सजाया जाता था, ढेर सारी कल्पनाएं उसमें समाहित की जाती थी, वह घटिया है। प्लेटो का मानना था कि सत्य साहित्य वही है, सत्य काव्य वही है जिसमें काल्पनिकता ना होकर सत्य और तर्क निहित हो, और जिसमें असत्य और काल्पनिकता निहित हो जाती है उस काव्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अर्थात इसी प्रकार से वह कह सकते हैं कल्पना का विरोधी, कि काव्य में कभी कल्पना नहीं की जानी चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना है। अतिशय भावुकता विरोधी। आगे चौथा मुख्य पॉइंट काव्य श्रेष्ठ काव्य के गुण में लिखता है कि भावुकता एवं भावोद्दोलन भ्रांति की सृष्टि कर उन भावों और मनोवेगों को विकसित पल्लवित करते हैं जिनसे विकार उत्पन्न होते हैं। भावुकता विरोधी, अतिशय भावुकता विरोधी अर्थात वह कहता है कि काव्य में मनोभावों को उदात्त जागृत करने वाली चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, जिससे मानव के हृदय की वासनाओं को मानव के हृदय वासनाएं जागृत हो और इसी से विकार उत्पन्न हो।
ऐसा कहता है कि ये सब नहीं लिखना चाहिए काव्य में। अतः श्रेष्ठ काव्य के ऐसे अंशों का पक्षधर नहीं, और ना ही वह ऐसे श्रेष्ठ काव्य में ऐसे अंशों का पक्षधर है, ना ही वह कहता है कि वह बिल्कुल यह नहीं चाहता कि श्रेष्ठ काव्य में ऐसे कुछ अंश दिखें, ऐसे कुछ भाग मिलें जिससे एक मानव हृदय की वासनाओं का जागरण हो, उसका उद्भाव हो। इसी आधार पर उसने होमर की कृतियों में से भी एक ऐसे अंशों को निकाल देने की बात कही है। और ऐसा वह तो होमर के प्रति श्रद्धेय था, प्लेटो होमर के प्रति श्रद्धेय था, लेकिन होमर की कुछ पंक्तियाँ जिसमें उसे लगा कि इसमें मानव की वासनाओं, इंसान की वासनाओं का उद्भाव करने का काम किया है, तो उसके हिसाब से वह कहता है कि भैया इन्हें भी बाहर करना चाहिए। भले ही वह होमर के प्रति श्रद्धेय था, लेकिन उसे लगा कि इसमें कल्पना है और यह मानव की वासनाओं का उद्भाव करती है, तो वह कहता है कि भैया इसे भी बाहर कर देना चाहिए, इसे भी काव्य से बाहर कर देना चाहिए, इन पंक्तियों को भी। आगे शक्ति, ज्ञान और अभ्यास, इन तीन चीज़ों पर क्या लिखता है प्लेटो ने? कवि में 3 गुणों की अपेक्षा की। कवि प्लेटो जो है वह चाहता है कि कवि में 3 गुण अवश्य होने चाहिए। कवि में 3 गुण अवश्य होने चाहिए। वो क्या है? वो है शक्ति, ज्ञान और अभ्यास। ईश्वर प्रदत्त या प्राकृतिक शक्ति, अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई या जन्मजात शक्ति। दूसरा, आवश्यक नियमों का ज्ञान, उसे काव्य लिखने के लिए आवश्यक नियमों का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यास, भारतीय आचार्यों की धारणा से तीनों मेल गुण खाते हैं। जैसे भारतीय आचार्य ने भारतीय काव्य शास्त्र में बताए हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, वैसे ही जहाँ पर प्लेटो भी बताता है कि यह मुख्य 3 चीज़ें शक्ति, ज्ञान और अभ्यास एक कवि में अवश्य निहित होनी चाहिए। उसके अनुसार इसके नाम है, और जो भारतीयों के हिसाब से हैं उनके नाम है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे शिवम का समर्थक, प्लेटो जो था वह शिवम का समर्थक था। वह काव्य में शिवम का समर्थक है। वह उपदेश को महत्व नहीं देता। उसके अनुसार कला काव्य को व्यक्ति स्वभाव की महत्व को प्रस्तुत करना चाहिए। आगे कवि काव्य प्रयोजन के संदर्भ में क्या लिखते हैं दार्शनिक प्लेटो काव्य प्रयोजन अर्थात काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके स्तोत्र में क्या कहते हैं? प्लेटो ने काव्य प्रयोजन की भी चर्चा की है। उसने काव्य की कसौटी सत्य और सदाचार को माना है। अर्थात उसका जो प्रमुख प्रयोजन है वह प्रयोजन प्लेटो के हिसाब से जो है वह कहता है काव्य करना चाहिए तो उसका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह सत्य और सदाचार को बढ़ावा दे। कला का शिक्षा से अलग होना प्लेटो को किसी दिशा में स्वीकार नहीं है। प्लेटो के अनुसार कवि और काव्य उसी सीमा तक श्रेष्ठ है जहाँ तक समाज का शिक्षक हो। प्लेटो के अनुसार कवि और काव्य की सीमा वहीं तक श्रेष्ठ है जहाँ तक समाज का शिक्षक हो। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रयोजन माने। अब 3 प्रयोजन कौन कौन से मानते हैं? सत्य का उद्घाटन, कि जो काव्य है वो उसे सत्य का उद्घाटन करना चाहिए। मानव कल्याण, उसे मानव का कल्याण करना चाहिए। राष्ट्र उत्थान, और राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कवि 3 प्रयोजन मुख्य मानते हैं और उनमें यह 3 प्रयोजन के साथ सदाचार और सत्य को निहित मानते हैं। इसके साथ ही उसने भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य प्रयोजन का कांता सम्मति उपदेश भी स्वीकार किया है। जैसे कि पढ़ चुके हम लोग कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें 6 प्रयोजन बताए गए हैं और 6 प्रयोजन में एक प्रयोजन ये भी बताया गया कांता सम्मति उपदेश की पत्नी के समान उपदेश। तो प्लेटो ने भी इसे स्वीकार किया है और उसके अनुसार कला सर्वप्रथम वस्तुओं के सौंदर्य और मानवीय प्रकृति के महान तथा उदात्त तत्व के प्रति मनुष्यों की आंखें खोल देती है। उसके बाद वह अपने भव्य प्रवाहों से आत्मा को प्रभावित करने स्वास्थ्यप्रद पवन के समान मनुष्य में महान एवं उदात्त तत्वों का पोषण करती है। काव्य के रूप प्लेटो ने काव्य के 2 भेद माने हैं, सत्काव्य और असत्काव्य। सत्काव्य क्या है? सत्काव्य के बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत किसी देव स्तुति, सज्जन प्रस्तुति और सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले कथा को समाहित किया। जैसे अभी सत्य साहित्य और असत साहित्य था, उसी तरीके से सत्य साहित्य और असत साहित्य है। ठीक है, तो सत्य काव्य क्या है? जिसमें प्रभु की स्तुति की जाए, उनका वर्णन किया जाए, उनकी प्रशस्ति की जाए, वही है सत्य साहित्य। आगे असत काव्य, असत्य साहित्य, ये क्या है? इसके अंतर्गत उसने देव देवताओं की यथार्थ की उपेक्षा करने वाली रचनाओं को रखा, जिसमें उनकी उपेक्षा की जाए, जो मतलब सीधी तरीके से कहें कि जिसमें ईश्वर निहित है, ईश्वर की स्तुति वंदना निहित है, वह सत्काव्य है, और जिसमें ईश्वर की स्तुति वंदना नहीं निहित है, उन्हें बाहर कर दिया गया है काव्य से, वह असत्काव्य है। ऐसा प्लेटो का मानना है। विधा के आधार पर विभाजन
आगे प्लेटो जो विधा के आधार पर विभाजन करते हैं उसके संदर्भ में चर्चा की जाए। विधा के आधार पर प्लेटो ने काव्य के 3 वर्ग किए। जी, तो विधा के आधार पर विभाजन की बात करते हैं तो विधा के आधार पर उसने 3 प्रकार से इनका विभाजन किया है 3 भागों में। पहले में रखा है उसने गीति काव्य, दूसरे में रखा है नाटक। नाटक जिसमें वह कॉमेडी और त्रासदी मतलब सुखांत और दुखांत ट्रेजेडी एंड कॉमेडी को रखता है। तीसरे में वह रखता है महाकाव्य को। इस प्रकार 3 विधाओं में वह विधा के आधार पर काव्य का विभाजन करता है, जिसमें प्लेटो ने गीति काव्य को शुद्ध विवरणात्मक माना है। जो गीति काव्य है उसे प्लेटो विवरणात्मक मानते हैं। नाटक को उसने अनुकरणात्मक काव्य कहा है और उसके 2 भेद माने हैं। नाटक को प्लेटो ने कहा है कि यह एक अनुकरण मात्र लेखन है, यह लेखक एक अनुकरण मात्र पद्धति है और इसके 2 भाग मानते हैं वहाँ नाटक के, एक कामदी जिसे सुखांत कहते हैं और एक त्रासदी जिसे दुखांत कहते हैं। महाकाव्य को वह मिश्रित काव्य मानते हैं और कहता है कि जो महाकाव्य है वह मिश्रित काव्य है, क्योंकि इसमें कभी कुछ बात अपने माध्यम से और कुछ पात्रों के माध्यम से कहता है। श्रेष्ठता का निर्वाह होने पर वह त्रासदी को भी ग्राह्य मानने को तैयार है, परंतु भोड़ेपन का समावेश होने पर प्लेटो कामदी को भी उचित नहीं मानता और इस प्रकार वह नाटक में संवाद अर्थात कॉमेडी सुखांत एंड ट्रेजेडी दुखांत दोनों को ग्राह्य योग्य नहीं मानता है, दोनों को उचित नहीं मानता है। ठीक है, आगे काव्य शैली पर बात करते हैं। काव्य शैली क्या है प्लेटो की? प्लेटो शैली को कवि या कलाकार के चरित्र का प्रतिबिंब मानता है। यह मानता है कि जो कवि या काव्य के अंतःप्रेरणा में होता है वह उसकी शैली में दिखाई पड़ता है, अर्थात जैसा व्यक्ति का चरित्र होगा वैसे ही उसकी शैली होगी। ठीक है, वैसे ही कहता है कि जैसा व्यक्ति का चरित्र होगा, जिस प्रकार से व्यक्ति होगा वैसे ही उसकी शैली होगी। अच्छा चरित्र होगा तो उसकी शैली अच्छी होगी और घटिया चरित्र होगा तो उसकी शैली भी उसी प्रकार से काव्य में झलकेगी। प्लेटो ने वाक्पटुता संबंधी कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत लेखन कला शैली पर भी लागू होते हैं। लेखक को वर्ण विषयों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आगे लेखक के संदर्भ में काव्य जो लेखन करता है उसके संदर्भ में क्या कहता है कि जो लेखक है उसे वर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा लेखन ऐसा होना चाहिए जो पाठकों को प्रभावित कर सके। जब वह लिखने बैठे, जिस वस्तु के संदर्भ में काव्य लेखन करने बैठे तो उस वस्तु का उसे संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसकी जो शैली है, लेखन शैली है, वह इस प्रकार से होनी चाहिए कि पाठक या श्रोता को बिल्कुल आविर्भूत कर ले, बिल्कुल अपनी ओर खींच ले, आकर्षण का काम करे, प्रभावित कर सके। भाषण कला की भांति लेखन कला में कुछ तो प्राकृतिक देन होती है और कुछ अभ्यास द्वारा अर्जित परिष्कृत की जाती है। अतएव आवश्यकता है कि कवि को लेखन संबंधी नियमों का ज्ञान हो और साथ ही अनवरत अभ्यास किया जाए। और इस संदर्भ में कहता है कि जब लेखक लिखे तो उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और साथ ही लिखते लिखते उसे पूरा अभ्यास हो जाना चाहिए। भाषा के संदर्भ में कवि क्या कहता है, प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो भाषा के 3 गुण स्वीकार करता है, कठोर मधुर और कोमल। ये 3 भाषाएं हैं जो प्लेटो का भाषा के संदर्भ में स्वीकार करता है और कहता है प्लेटो की मान्यता है कि शैली में व्यवस्था और संयम पर आधारित सरलता होना आवश्यक है। शैली और भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए जिससे सामान्य पाठक उसे समझ सके। काव्य में वस्तु और शैली को औचित्य होना अनिवार्य है। ठीक है, कहता है कि जो भाषा है, भाषा सरल कोमल मधुर और कठोर, इस 3 भाषा मानता है। फिर भी इनमें से मुख्य क्या मानता है? वो कहता है कि जो शैली है, जो भाषा है, वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए जिससे पाठक उस लेखन को समझ सके, उस काव्य को समझ सके। यदि पाठक उस काव्य को समझ ही नहीं पाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात जो काव्य में शैली या भाषा होनी चाहिए वह सरल रूप से प्रस्तुत होनी चाहिए। आगे प्लेटो का महत्व, अंततः पढ़ते हैं प्लेटो का महत्व। प्लेटो ने पश्चिम में सर्वप्रथम काव्य समीक्षा को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। पश्चिम में, ठीक है, उसने कविता के स्वरूप, गुण दोषों तथा शैली के गुणों की स्थापना की। प्लेटो की यह भी एक महत्ता स्वीकार की जा सकती है कि अरस्तु के प्रसिद्ध भाव विरेचन सिद्धांत की नींव भी उसने रखी थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो अरस्तु का भाव विरेचन सिद्धांत, तो कहीं ना कहीं उसकी जो नींव थी वह रखने का श्रेय, नींव का श्रेय प्लेटो को ही जाता है। प्लेटो का युग वर्णनात्मकता का युग था। उसने वाक्पटुता को लक्ष्य करके लेखन कला एवं कवि कर्म संबंधी कतिपय नियम निर्धारित किए। प्लेटो ने मनुष्य को व्यापक परिवेश में सोचने के लिए प्रवृत्त किया। प्लेटो के समय तक कविता शिल्प कला की मात्र एक प्रक्रिया समझी जाती थी। प्लेटो ने कविता को एक स्वतंत्र रूप प्रदान किया तथा मानव जीवन के साथ उसको जोड़ दिया। प्लेटो ने काव्य प्रतिमान,
इस प्रकार निर्धारित किए कि प्रबुद्ध जन काव्यगत सत्य और जीवन सत्य के भेद पर विचार करने के प्रति प्रवृत्त हो गए। प्लेटो श्रेष्ठ और उदात्त का पक्षपाती था। प्लेटो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य है, परंतु उसके द्वारा निरूपित सिद्धांत, मान्यताएं एवं स्थापनाएं आज भी विचारणीय हैं। आगे प्रस्तुत पंक्ति में क्या कहा जाता है कि प्लेटो काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है, जो कि है, ठीक है, परंतु उसके द्वारा जो निरूपित सिद्धांत है, जो उसने सिद्धांत दिए है, वो कहीं ना कहीं आज भी उसके, और स्थापनाएं हैं उसकी, वो कहीं ना कहीं आज भी विचार योग्य हैं, आज भी उस पर विचार किया जाता है। प्लेटो का आचार्य वस्तुतः चिरनवीन है, वह अनेक परिवर्ती कवियों एवं आचार्यों का प्रेरणा स्रोत बना है और आज भी बना हुआ है। और उसी के संदर्भ में कहते हैं कि वह कई कवि और आचार्यों का प्रेरणा स्रोत है और आज भी बना है, पहले भी था और आज भी बना हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो एवं अरस्तु के काव्य सिद्धांतों का संपेक्ष तुलनात्मक, संक्षेप में तुलनात्मक अनुशीलन प्रस्तुतिकरण कि अरस्तु का क्या सिद्धांत है और प्लेटो का क्या सिद्धांत है, इनमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। पढ़ते हैं कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही यूनान के महान दार्शनिक थे। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही महान दार्शनिक थे। कहाँ के? यूनान के। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, सिकंदर का गुरु था। अरस्तु जो था वह प्लेटो का शिष्य था और विश्व विजेता सिकंदर का गुरु था। शिष्य सहधर्मी होने के नाते अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत की व्याख्या भी की है और उसकी कुछ त्रुटियों का निराकरण भी किया है। अब शिष्य थे यह उनके, और उनके काव्य का इन्होंने पढ़ा उस काव्य को, जो सिद्धांत हैं अरस्तु के, प्लेटो के, उसे अरस्तु ने ध्यानपूर्वक पढ़ा और उनमें जो गलतियाँ हुई उनके निराकरण का प्रयास अरस्तु ने किया। प्लेटो गणितज्ञ थे, फलस्वरूप वे विचार से वस्तु की ओर अग्रसर होते थे। उनका कहना था कि रेखा का आदर्श अथवा विचार पहले उत्पन्न होता है, किंतु अरस्तु जीवन विज्ञानी थे, अतएव उन्होंने वस्तु के परीक्षण द्वारा सिद्धांत की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न किया। अरस्तु ने काव्य के अस्तित्व को वास्तविक मानकर उसकी विवेचना की, जबकि प्लेटो ने काव्य सत्य के सामने ही प्रश्न चिन्ह लगाया। अरस्तु जो थे वह मानते थे काव्य बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन इनके जो गुरु हैं प्लेटो, वो मानते हैं काव्य बहुत ही घटिया चीज़ है। अरस्तु जो है वो कहते हैं कि काव्य ग्राह्य योग्य, काव्य अपनाने योग्य है, लेकिन प्लेटो जो है, प्लेटो कहते हैं काव्य भैया कूड़ा में फेंक देने योग्य है, काव्य का कोई मतलब नहीं है। अरस्तु कहता है कि जो काव्य है वह समाज के लिए बहुत उपयोगी है, और प्लेटो कहता है कि जो काव्य है वह समाज के लिए एक घातक है, वह बहुत ही घटिया है। ठीक है, आगे जबकि प्लेटो ने काव्य सत्य के सामने ही प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि प्लेटो के अनुसार काव्य सत्य की भावना को पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अरस्तु कहता है कि जो काव्य है वह पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन प्लेटो कहता है कि यह इसमें पूर्ण क्या, थोड़ा भी अंश सत्य नहीं होता, इसीलिए यह त्याज्य है या ग्राह्य योग्य बिल्कुल नहीं है। प्लेटो आदर्शवादी समाज सुधारक था, जिसके मन में समाज कल्याण की भावना निहित थी। ये सब पढ़ चुके हैं, तो आगे तेजी से पढ़ते हैं कि प्लेटो समाज सुधारक था, जिसके मन में समाज कल्याण की भावना निहित थी, अतः उसका चिंतन समष्टि कल्याण पर ही आधारित था। परिणाम स्वरूप वह काव्य को समाज हित विरोधी मानता है। उसने इस मत को सतर्क प्रस्तुत किया है, पढ़ चुके हैं हम लोग इसे। प्लेटो काव्य को अंतःप्रेरणा की दयनीय प्रसूत मानता था। उसकी धारणा थी कि कोई कवि, ये सब तो चलो पढ़ते हैं। उसकी मान्यता थी कि कोई कवि काव्य रचना में गंभीर चिंतन मन के उपरांत प्रवृत्त नहीं होता, उसे उसकी अंतःप्रेरणा से ही प्रेरित करती है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अतः अंतःप्रेरणा सत्य विरहित होने के कारण समोज उपयोगी नहीं हो सकती। प्लेटो के विचारों पर तत्कालीन वातावरण का भी प्रभाव है। उसकी मान्यता थी कि आदर्श गणतंत्र में कवि होने के लिए राजनयिकों की प्रशंसा करना अनिवार्य होता है। जब प्रशंसात्मक काव्य सत्य तथा तर्क से दूर समोजोन्मुखी नहीं हो सका। कवि की गंभीर अभिव्यक्ति जब किसी सत्य का उद्घाटन करती है, तो जब तभी कवि कर्म की कसौटी पर कस किया जाता है, तो सत्य की अभिव्यक्ति होना स्वाभाविक है, पर ऐसा सदैव नहीं होता, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए इन लाइनों को तेजी से पढ़ते हैं, इनका अर्थ फिर से निकालना समय व्यर्थ करना है। दर्शन सत्य की अभिव्यक्ति है, क्योंकि उसका आधार तर्क और पर्यालोचन है, जबकि काव्य भावात्मक मनोवेगों पर आधारित होता है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो द्वारा काव्य पर लगाए गए आरोप रूपी कोहरे को दूर कर उसके अस्तित्व और सत्यता को नए सिरे से प्रस्तुत किया। अब आगे अरस्तु के संदर्भ में बात कहते हैं। प्लेटो ने अभी तक तो बता दिया कि काव्य में क्या होना चाहिए, काव्य में नहीं, और क्या नहीं होना चाहिए, क्या ग्राह्य योग्य है, क्या त्याज्य योग्य है, ये सब प्लेटो ने बताया था। लेकिन अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु के अनुसार काव्य या कला का मूलोद्गम
अनुकरण अनुकरण है। अनुकरण का स्पष्ट करते हुए अरस्तु ने कहा है कि अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति अथवा हुबहू नकल न होकर पुनः सृजन या पुनर्निर्माण होता है। अब यहाँ पे प्लेटो और अरस्तु की उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो एक बार जाहिर फिर से इन बातों को क्लियर कर लेते हैं कि प्लेटो मानता है कि काव्य का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह अनुकरण मात्र है कि जो चीज़ें इस धरा पर विद्यमान हैं फिर से उन्हीं को अपनी लेखन के द्वारा लिख देना, यह महज अनुकरण ही तो है, या महज फोटोकॉपी ही तो है, या महज छाया प्रति ही तो है। यह प्लेटो यह मानता है और इसीलिए कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि छपी हुई बातें या देखी हुई बातों को बताना क्या, इसमें क्या कुछ श्रेष्ठ है, कुछ नहीं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही अरस्तु कहता है कि अनुकरण का मतलब पुनः सृजन है। मतलब अनुकरण, अरस्तु का क्या मानना है कि अनुकरण में भी जो छूट जाता है वह कभी उसे पूर्ण करता है, वह काव्य लेखक उसे पूर्ण करता है। अर्थात जो अनुकरण में भी कुछ छूट जाता है तो उसे कवि काव्य लेखक अपनी कल्पना द्वारा उसे पूर्ण करता है। इसलिए उन्होंने इसे पुनः सृजन या पुनर्निर्माण कहा है। अरस्तु के अनुकरण पर विचार करते हुए बूचर लिखते हैं, जब अरस्तु अपना ऐसा सिद्धांत देते हैं तो बूचर क्या कहते हैं कि अनुकरण शब्द का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेख। अरस्तु ने कलाकार की अंतर्चेतना को महत्व नहीं दिया। कलाकार अनेक परिस्थितियों से गुजरकर विभिन्न प्रभाव ग्रहण कर काव्य में उन्हें अभिव्यक्त करना चाहता है। यही कारण है कि अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों में गीति काव्य के लिए कोई स्थान नहीं है। अरस्तु जो है वह अपने काव्य शास्त्रों में गीति काव्य के लिए कोई स्थान नहीं देते हैं, जबकि प्लेटो ने गीति काव्य को कहीं न कहीं काफ़ी हद तक सत्य माना था। काव्य की आत्मा पर विचार करते समय अरस्तु ने अनुकरण के सिद्धांत को ही काव्य की आत्मा माना है, जबकि अरस्तु जो है वो अनुकरण को काव्य की आत्मा मानते हैं, जबकि प्लेटो अनुकरण को बिल्कुल त्याज्य योग समझते हैं, उसे घटिया समझते हैं और उसी के कारण कहते हैं कि पूरे काव्य का कोई महत्व नहीं, अर्थात काव्य लिखना ही नहीं चाहिए, ये प्लेटो कहते हैं। ठीक है, आज अरस्तु की अनुकृति का सिद्धांत समालोचक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, मात्र सुंदर असुंदर का कला भेद बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस समय पर मूल सिद्धांत इस सिद्धांत का बहुत उस समय जब था तो इस सिद्धांत का मूल बहुत था। प्लेटो और अरस्तु का काव्य सिद्धांत, एक बार फिर से इनकी विस्तृत चर्चा। प्लेटो और अरस्तु ने काव्य विषयक एक ही सिद्धांत कला प्रकृति का अनुकरण स्थापना की है। जो प्लेटो हैं अरस्तु हैं, इन दोनों ने अपने सिद्धांत में क्या माना है, अनुकरण सिद्धांत को ही बताया है, लेकिन अनुकरण सिद्धांत में दोनों के अनुकरण का अर्थ अलग है। आइए पढ़ते हैं। किंतु दोनों ही विचारकों की मान्यताओं में पर्याप्त अंतर है, क्योंकि दोनों विचारधाराओं में बहुत अंतर है। प्लेटो ने काव्य एवं कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हुए उसे मिथ्यात्व का आरोप किया है। प्लेटो, फिर से वही बात है कि प्लेटो इसे कहते हैं कि अनुकरण को इसका कोई अर्थ नहीं है, या गलत है, या त्याज्य हो गया। एवं सत्य का वर्णन किया, मिथ्यात्व आरोप किया जाता है, उसे सत्य का वर्णन नहीं किया जाता है। वे पहले ही भौतिक जगत, और आगे क्या कहते हैं कि अनुकरण ही अनुकरण है, मतलब जो चीज़ें भौतिक जगत में पहले से ही व्याप्त हैं उसी को लेखन के द्वारा लिखना क्या कोई श्रेष्ठ कार्य है? नहीं, कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। कथाकार तो मात्र उसका अनुकरण करता है। प्लेटो परमात्मा की सृष्टि को अनुकृति मानते हैं। प्लेटो जो है वह मानते हैं कि जो कृति है ना, वह अनुकृति है, वह सब पहले से ही विद्यमान है, जो कि ईश्वर द्वारा बनाई गई है इस प्रकृति में। कथाकार को मात्र अनुकृति स्वीकार करते हैं, और जो कथाकार है, और प्लेटो स्वीकार करते हैं कि ये जो कथाकार लिखता है वह महज अनुकरण का अनुकरण ही है, अर्थात जो पहले से ही विद्यमान है उसी को अपने लेखन में प्रस्तुत करता है कवि या काव्यकार। आगे क्या कहता है, प्लेटो का विचार क्या है? यदि परमात्मा है तो ब्राह्मण उसकी अनुकृति है, यदि पदार्थ है तो प्रतिच्छायाएँ अनुकृतियाँ हैं। प्लेटो का साहित्य विषयक विचार एवं मानदंड आदर्शवादी था। वासनाओं एवं मनोवृत्तियों को उभारने वाले साहित्य को उन्होंने त्याज्य माना है। और ऐसा प्लेटो के संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं कि ऐसा काव्य जो मानव हृदय के वासनाओं को उद्भाव करती है, उनका उद्भाव करती है, उन्हें उभारती है, वह त्याज्य है, उन्हें बिल्कुल अपनाना नहीं चाहिए। ऐसे काव्य को
ऐसे काव्य को फेंक देना चाहिए, ऐसे काव्य को नहीं पढ़ना चाहिए। काव्य विषयक अपना विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, सद साहित्य देव स्तुति और आदर्श व्यक्तियों की प्रशस्ति का ही साहित्य है और असत साहित्य साहित्य यथार्थ शून्य वस्तु का वर्णन करता है। सत साहित्य मानव स्वभाव के महान गुणों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। ये था प्लेटो के सिद्धांत। आगे दूसरी ओर अरस्तु ने अनुकृति को ही विभिन्न कलाओं का मूल माना है। जो अरस्तु है वह अनुकृति को ही विभिन्न कलाओं का मूल मानते हैं और विभिन्न कलाकारों की ही भांति ही कवि की भी अनुकर्ता स्वीकार करते हैं। किंतु अरस्तु का अनुकृति से समर्थन है। समर्थन तात्पर्य तो ना हूबहू नकल है, ना आगे फिर से अनुकरण के बारे में वही बात करते हैं कि हूबहू नकल नहीं है, बल्कि उसे पुनः नए तरीके से सृजन करना है। स्कार जेम्स ने उसके अनुकरण विषयक मंतव्य के बारे में कहा है कि अरस्तु के काव्यशास्त्र में अनुकरण से उसका अभिप्राय है साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे जीवन का कल्पनात्मक निर्णय भी कहा जा सकता है। ऐसा अरस्तु के संदर्भ में स्कार जेम्स अनुकरण के सिद्धांत पे कहते हैं। प्लेटो एवं अरस्तु दोनों ही एक ही काव्य सिद्धांत का निरूपण करते हुए पर्याप्त भावनात्मक अंतर स्थापित करते हैं। अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पायोटिक्स, इनका ग्रंथ याद करने स्मृति योग्य है, इनका ग्रंथ है पायोटिक्स में महाकाव्य, ट्रेजेडी, कॉमेडी एवं गीति काव्य का अनुकरण के ही प्रकार में समाहित किया है। किंतु प्लेटो ने अनुकरण शब्द हूबहू नकल के अर्थ में लिखा था। वैसी भावना अरस्तु की नहीं थी। प्लेटो का विचार है कि कलाकार रंग एवं रूप के माध्यम से तथा कवि भाषा, लय एवं छंद के माध्यम से वस्तु का अनुकरण करता है। किंतु अरस्तु के अनुकरण शब्द हेतु नूतन अर्थ की उद्भावना, जिससे अनुकरण एक नई अस्तित्व के रूप में विकसित हो गया। उन्होंने काव्य को कला एवं स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करते हुए सुंदर को शिव से अधिक महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार अनुकरण पुनर्सृजन की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कवि एवं कलाकार जीवन सामग्री का विधिवत चयन करते हुए यथार्थ एवं वास्तविक वस्तु से किसी नूतन एवं विशिष्ट वस्तु का सृजन करने में समर्थ होता है। आगे अरस्तु फिर अपने अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत बात करते हैं। तो अरस्तु अपने अनुकरण सिद्धांत में यह मानते हैं कि जो, फिर से वही लाइनें यहाँ पर दोहराई गई हैं कि प्रकृति में भी जो कुछ बाकी रह गया है वह एक कवि अपनी काव्य कला के द्वारा उन चीज़ों को काल्पनिकता के द्वारा भरने का प्रयास करता है, जो कहीं ना कहीं ईश्वर प्रदत्त द्वारा इस भौतिक जगत में कहीं ना कहीं कुछ बाकी रह गया है, उसे कवि अपनी कल्पना द्वारा उसे पूर्ण करता है। ठीक है। आगे इस प्रकार अरस्तु के अनुकरण शब्द का अर्थ प्रतिकृत अर्थात विचारण रूप सृजन है। कला प्रकृति की अनुकृति है। यदि यह कला कल्पना का विचार प्रकृति के द्वारा जीवन के अत्संग एवं बहिरंग पक्ष का यथार्थ प्रत्यंकन है। यहाँ प्रकृति के अर्थ प्रकृति निर्मित वस्तुओं के समूह से नहीं है। यही कारण है कि अरस्तु काव्य को अनुकरणात्मक कला मानते हुए उसे कला की सर्वोच्च कोटि की विद्या स्वीकार करते हैं, जो मानव जीवन के सर्वभाव में तत्व की अभिव्यक्ति है। आगे यही प्रकार है कि जहाँ पर इनके गुरु प्लेटो काव्य को त्याज्य मानते हैं, वही प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु अरस्तु यह कहते हैं कि काव्य समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। पाश्चात्य आलोचना के क्रमिक विकास का सुधारण आगे पढ़ने योग्य क्या है देख लेते हैं।